जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आज का अपना बिहार जीके का लेक्चर शुरू होगा, मुगल कालीन बिहार की शासन व्यवस्था। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप बिहार की जीके को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से इसके नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपसे कोई भी बिहार पीसीएस में इस जो बिहार स्पेशल जीके होती है उसका सवाल गलत ना हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मुगल काल में जो बिहार की शासन व्यवस्था है उनके जो स्तर हैं वो काफ़ी रहते हैं, मतलब कई सारे स्ट्रक्चर में उसको डिवाइड कर देते हैं, स्तर पर विभाजित करते हैं। प्रारंभ के वर्षों में अगर देखें तो उसके मुख्य रूप से 1526 से 1540 ईस्वी तक प्रशासन के पुराने ढांचे को ही लागू रखा गया है। तो पुराना ढांचा कब तक रहा? 1526 से 40 तक। उसके बाद कुछ परिवर्तन होते हैं। कब होंगे ये परिवर्तन? बाबर 1529 में पहले क्या करता है? बाबर 1529 में जब घाघरा का युद्ध होता है, उसमें बिहार के अफगानों को पराजित करता है। ठीक है, 1529 बाबर क्या करता है? घाघरा युद्ध में बिहार के अफगानों को पराजित करता है। और उसने कई बार बिहार का दौरा भी किया बाबर ने, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक ढांचे उसमें परिवर्तन नहीं किया। अंततः 1540 ईस्वी में शेर शाह ने बिहार पर अपना अधिकार जब कर लेता है हुमायूं को हरा के, तब यहाँ एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता है। कौन? शेर शाह 1540 में। नहीं तो 1526-40 तक वही चलता है। फिर उसने जो आधुनिक बिहार के उत्तरी हिस्से उसको बंगाल से अलग करके पूर्ण रूप प्रदान कर दिया। पहले नहीं, जो है नॉर्थ में अलग शासन चल रहा था और दक्षिण में अलग शासन चल रहा था, तो उसने क्या करा? बंगाल से अलग ही कर दिया उसको। और उसने अपने प्रशासन को कई स्तर पर बांटा, जिसका जो अनुसरण है बाद में सम्राट अकबर ने भी किया। सम्राट अकबर ने बिहार को सूबा और प्रांत के रूप में गठित कर दिया। तो बिहार है उसको एक सूबे और प्रांतों में डिवाइड करा। अब ये फिर आगे तक भी चलेगी, औरंगजेब के शासनकाल तक की प्रथा चलती रहती है। जैसे आईने अकबरी है। अब इसके अनुसार अगर देखें तो जो बिहार प्रांत है उसमें 7 सरकारों यानी जिलों में बांट दिया था उसको। बिहार प्रांत को सूबा बनाया और उसको जिलों में बांट दिया, 7 जिलों में। अब ये जो सरकारें थी, मतलब ये जो जिले थे, कौन कौन से थे? जैसे तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण है, मुंगेर है, ठीक है, बिहार तथा रोहतास, इन सब भागों में बांट दिया। याद रखिएगा इसको। फिर बाद में सरकारों को 199 परगनों में विभाजित किया। मतलब एक बिहार को प्रांत या सूबा बनाया, सूबे को 7 जिले बनाए। ठीक है, अब इस जिले में भी 199 परगने बना दिए। ऐसे करके डिवीजन कर दिया पूरी जो बिहार का स्ट्रक्चर उसमें। अब इसमें भी मिथिला जो था सबसे प्रमुख परगना था। और वहीं बेतिया और हथुआ उत्तरी बिहार के सरकारों के अधीन कर दिए। किसको? बेतिया और हथुआ को। और जो दक्षिण बिहार है उसमें मुंगेर, बिहार तथा रोहतास प्रमुख जिले कर दिए गए। ठीक है, दक्षिण में। और पटना एवं गया बिहार सरकार के अंतर्गत क्षेत्र थे। पटना और गया बिहार सरकार के अंतर्गत ला दिए गए। और सरकारों यानी जो जिले हैं उसको जमींदारों के अधीन रखा गया। ठीक है, किसके अधीन रख दिया? जमींदारों को अधीन रख दिया। तो समझ गए पूरा स्ट्रक्चर क्या था? प्रांत बनाए, फिर उसके बाद क्या करा? उसमें जिले बनाए, जिले को पारगने बनाए, ऐसे करके डिवीजन कर दिए। अंततः फिर औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकार की संख्या 8 थी, मतलब जिले जो है वो 8 कर दिए गए। और पारगनों की भी संख्या बढ़ी, फिर 245 पारगने कर दिए गए। और बिहार को मुगलों ने काफ़ी महत्वपूर्ण सूबे का दर्जा भी प्रदान किया था बिहार को। और यहाँ कुतुबुद्दीन कोकल, सुलेमान शिको, कौन कौन? कुतुबुद्दीन कोकल, सुलेमान शिको, आजम, अजीमुशान, मान सिंह, सैफ खान, मीर जुमला और दाऊद खान को सूबेदार नियुक्त किया गया है ना। तो ये सब इन लोगों को क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था। और सूबेदारों की सहायता के लिए फिर क्या अपॉइंट किया गया? दीवान को नियुक्त किया गया। जो अब सूबेदार है, सूबेदार को कौन अपॉइंट करे, मतलब कौन असिस्ट करेगा, कौन उसकी सहायता करेगा? दीवान करेगा, जो सूबेदार को सूखे का प्रशासन चलाने में मदद भी करता है। और वहीं दीवान का जो मुख्य कार्य है, दीवान का मुख्य कार्य राजस्व उगाही करना था। क्या? राजस्व लेना। और वहीं सदर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। सदर कौन होता था? धार्मिक विभाग का प्रधान। और जबकि काजी न्यायाधीश होता था। काजी कौन होता था? न्यायाधीश। बख्शी युद्ध विभाग का प्रधान। बख्शी कौन होता था? युद्ध विभाग का प्रधान। एवं फौजदार प्रांतीय सेना का सेनापति होता था। ठीक है, बख्शी कौन होता था? युद्ध विभाग का प्रधान। फौजदार प्रांतीय सेना का सेनापति। और कोतवाल कौन होगा? पुलिस विभाग का प्रमुख होता था कोतवाल। किसका? पुलिस जो विभाग होगा उसका प्रमुख कोतवाल होगा। और महर का जो मुख्य कार्य होगा वो बंदरगाहों पर कर वसूलना होगा। ये सब नाम याद रखना। दीवान का क्या काम है भैया? टैक्स वसूलना।
ठीक है, बक्सी युद्ध का प्रधान होगा, फौजदार प्रांतीय सेनापति का, कोतवाल पुलिस विभाग का, मेहर का मुख्य कार्य बंदरगाह नहीं पोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ से टैक्स लेना होगा, सीमा शुल्क वसूली और नेताओं पर लगे जो कर वसूलना, ये सब इसका काम होगा मेहर का। और जो वकई नदी है, वकई नदी सूचनाओं को जमा करने वाला अधिकारी था। वकई कौन था? जो नदी से रिलेटेड सूचनाओं को रखता था उसको वकई कहते थे। ठीक है, वकई कोई नदी नहीं है, वकई एक पोस्ट थी जो नदी सूचनाओं को जमा करने वाला अधिकारी था। और वही सरकार, जिसको जिले कहते थे, उसके स्तर पर प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई अधिकारी बनाए जाते थे दोस्तों। और फिर फौजदार, सरकार का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था, वो फौजदार जो होता था वो क्या होता था? प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख होता था। और सूबेदार का प्रमुख सहायक होता था कौन? फौजदार। ठीक है, समझ गए? पूरा जो प्रशासनिक अधिकारी वो फौजदार होगा, उसको हेल्प करेगा सूबेदार। और ये जो फौजदार होता था इसको राजस्व यानी रेवेन्यू वगैरह जो कलेक्शन करता था, पुलिस है, सैनिक अधिकार है, ये सब प्राप्त होते थे। तो इसकी तुलना जो प्रेजेंट में आप जिला मजिस्ट्रेट नहीं होता है, डीएम होता है, उससे आप कर सकते हो। उस टाइम फौजदार जो था एक तरह से जिला मजिस्ट्रेट होता था। राजस्व, पुलिस, सैनिक, ये सब अधिकार इसको मिलते थे। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों जो अमला गुजार है, अमला गुजार राजस्व उगाही करने वाला अधिकारी होता था। कौन? अमला गुजार। ये बुलेट पॉइंट में नोट करके लिख जरूर लेने, पूछ सकता आज से कि अमला गुजार कौन होता था? राजस्व उगाही करने वाला अधिकारी। ऐसे ही प्रत्येक सरकार में कौदी या कादी होता था। कौदी बोलते थे या कादी, जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता था। नहीं, जैसे पुरोहित होते हैं, ऐसे ही कौदी या कादी, ये कौन होते थे? धर्मशास्त्र के ज्ञाता होते थे। अब कौदी की सहायता के लिए मुफ्तियों की नियुक्ति की जाती थी, है ना। कौदी की सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करते थे? मुफ्तियों की। और वह फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भी करता था। कौन? मुफ्ती जो होते थे। अब इसकी सहायता के लिए मीर आदिल होते थे। बात समझे कैसे हायरार्की चल रही? कौदी हुआ, कौदी की सहायता के लिए फौजदारी हुआ, फौजदारी की सहायता के लिए मीर आदिल हो गया। ठीक है, ऐसे पूरा एक हायरार्की बना दी। और कोतवाल शहरी अधिकारी के रूप में नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। कौन? कोतवाल। और वहीं प्रत्येक सरकार के अंतर्गत अनेक परगने भी आते थे। अब सरकार के अंदर अभी देखें ना हम लोगों ने 195 परगने, कहीं 255 परगने हो गए। तो अकबर के समय बिहार में जो परगनों की संख्या है वो 200 थी, और औरंगजेब के समय कितनी होगी? 246। अकबर के समय कितनी? 200, औरंगजेब के समय 246। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई यही पारगने ही थी भाई। प्रांत है, सूबा है, सूबे के अंदर फिर जिले हैं, जिले के अंदर पारगने हो गए। और परगने ही में जो शिकदार प्रमुख है, प्रशासनिक अधिकारी होता था। कौन? शिकदार प्रमुख। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्चुअल टर्म्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, डायरेक्टली सवाल आता है इससे। और राजस्व से संबंधित जो भी प्रशासन का दायित्व आमिल के ऊपर होता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन करना है वो किसके ऊपर होगा? दायित्व आमिल के ऊपर। और कारकून का कार्य परगने का लेखा जोखा तैयार करना होता था। कारकून क्या करता था? जो भी परगने का लेखा जोखा है वो तैयार करना कारकून का काम है। और राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुँचाना ये भी कारकून का ही काम है। ठीक है, और फौतदार एक होता है भैया, फौतदार, इसका स्थानीय राजकोष का अधिकार था। क्या है? स्थानीय जो राजकोष का अधिकार है वो फौतदार का है। और चौधरी जो है वो राजस्व वसूलने, कर लगाने का अधिकारी था। नहीं, चौधरी बड़े बनते हो कहते हैं, जमींदार एक तरह से। और जो कानूनगो था वो राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था। ठीक है, सबके रोल डिफाइंड थे, ये आपको याद रखने। कानूनगो का क्या काम है, चौधरी का क्या काम है, फौतदार का क्या काम है। ठीक है, कौदी कौन था, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए, फिर शेर शाह द्वारा स्थापित निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को मुगल शासकों ने जारी रखा। किसने? मुगल शासकों ने, शेर शाह ने जो करा था। और वायसराय दाऊद खान के एक अधिकारी, कौन? वायसराय दाऊद खान के जो एक अधिकारी जफ़र खान द्वारा कई स्थानों जैसे खजे कलां, सदर गली, भागलपुर, राजमहल आदि स्थानों पर इस तरह के न्यायालय भी स्थापित करे गए। मुगलकालीन बिहार सूबे का स्थानीय जो प्रशासन है वो काफ़ी सुदृढ़ था। और परगनों के नीचे कई गांव आते थे, परगनों में भी कई गांव आ गए मुगल काल में। और गांवों के प्रशासन में मुगल सम्राट के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जो गांव का मुखिया होता था वही प्रधान होता था। और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के विवादों का निपटारा जो है वो मुखिया ही करता था। वहाँ पे कोई भी मुगल कालीन का कोई इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। पंचायत न्यायालय का कार्य करती थी। पंचायत किसका कार्य करती थी? न्यायालय। देखो, पंचायत हमारे भारत में बहुत पुराना सिस्टम है पंचायत के ना, वो मुगल कालीन से भी चलता आ रहा है और उससे भी पुराना है। बिहार सूबे की जो आय है वो मुख्यतः क्या थी भाई? भूमि, राजस्व, व्यापार, टकसाल, तोहफे, एकाधिकार, नमक, खान, जजिया, जकात, खम्स, यही सबसे पैसा आता था भाई, है ना। जैसे जो आज सरकार के सोर्स है पैसे के, वही तब भी थे, नाम अलग है बस उसके। अब इसके अतिरिक्त तो बाजार कर से भी राजस्व की प्राप्ति होती थी भैया, जो मार्केट में भी टैक्स लगता था जो सामान बेचोगे आप। भूमि को खालिसा, जागीर एवं सयूरगल में बांटा गया था। किस में बांट दिया? खालिसा जमीन, जागीर जमीन और सयूरगल में। ये लाइन से देखते हैं। भूमि राजस्व की जो वसूली है वो सिकदार करता था। भूमि राजस्व की वसूली कौन करता था? सिकदार। और उसकी मदद के लिए नवीसिंदा एवं
मुकद्दम होते थे, किसकी मदद के लिए? सिकदार की मदद के लिए। और भूमि राजस्व की वसूली सिकदार करेगा, उसकी हेल्प नविशिंदा और मुकद्दम करेंगे, ठीक है। और वहीं अकबर के काल में आपने टोडार मल का नाम सुना होगा। तो अकबर के शासनकाल में जो टोडार मल है उसने बिहार की भूमि की नाप की और भूमि राजस्व को 25 लाख रुपए तक तय किया। किसने? टोडार मल, ठीक है। इसका टोडार मल था, इसके नवरत्न। और व्यापारियों पर लगाए जाने वाले करों में जो मुख्य कर था वो था वजूहत, जीहत और सैर जीहत, ठीक है। ये अकबर के टाइम में वजूहत, जीहत, सैर जीहत। फरुआत जमींदारों द्वारा वसूला गया करता। फरुआत कौन वसूलता था? जमींदार वसूलते थे। और इसके अतिरिक्त जो इखराजात है, कौन? इखराजात, आबाब, हुबूबात, ये सब भी कर कुछ टाइप के हुआ करते थे। कौन कौन से? इखराजात, आबाब और हुबूबात। वैश्यालयों से भी कर वसूले जाते थे, मतलब वैश्यावृत्ति भी चलती थी तो उससे भी टैक्स लिए जाते थे अलग से। सैनिक प्रशासन की दृष्टि से अगर देखें तो बिहार प्रांत में जो विशेष ध्यान दिया गया है सैनिकों प्रशासन पर दिया गया है ना। तो आपने देखा कैसे विभिन्न प्रकार के सैनिकों को बनाया गया है ना, फतेहदार अलग बनाया गया है, कानून को अलग बनाया गया, ये सब चीज़। सेना में पहलवानों की स्थिति महत्वपूर्ण थी और उसमें उत्तरी बिहार के जो महेशी और केंद्रीय बिहार के बक्सर के लोग प्रमुख थे। उत्तरी बिहार में कौन थे? महेशी, केंद्रीय बिहार में बक्सर के लोग। और सेना जो थी वो 3 प्रकार की होती थी। प्रथम उच्च अधिकारियों द्वारा गठित सेना, ठीक है। उन्हें मनसब के आधार पर बांटा गया था। मनसब प्रथा नहीं जो चली थी अकबर की, उसमें कि मनसब मतलब जो सैन्य प्रशासन होता था उसके हिसाब से पोस्ट तय की जाती थी। और दूसरी प्रांतीय सेना थी जिसमें जमींदारों की प्रमुख भूमिका होती थी, ठीक है। पहली कौन सी थी? मनसब के आधार पर, दूसरी जमींदारों की भूमिका के आधार पर। और सूबेदार को आवश्यकता पड़ने पर प्रांतीय सेना सहायता करती थी। कौन? प्रांतीय सेना जो दूसरी होती थी जिसमें जमींदार की भूमिका होगी, वो सूबेदार लोग उसकी हेल्प करेंगे। और सेना का तीसरा स्तर स्थानीय स्तर पर गठित घुड़सवार सैनिक है। तो 3 स्तर में बटी, ठीक है। मनसब स्तर, प्रांतीय स्तर हो गया और फिर ये आपका तीसरा जो हो गया वो स्थानीय स्तर, ठीक है। तो ये पूरी शासन व्यवस्था थी। अच्छे से इसको एक बार बुलेट पॉइंट्स में पढ़ लीजिएगा फिर से, शॉर्ट और चाहे तो कर सकते हैं आप इसको। चलिए अब देखते हैं मध्यकालीन बिहार की सोसाइटी कैसी थी, सामाजिक स्थितियाँ क्या थी वहाँ पर, महिलाओं की क्या थी, बुजुर्गों की क्या थी, कैसे क्या बच्चों की थी, सब देखते हैं। मध्यकाल में बिहार के जो धार्मिक संप्रदाय और जातियों में विभाजित करा गया था, बिहार के धार्मिक संप्रदाय और जातियों में विभाजित थे। हिंदू समाज मुख्य रूप से 4 वर्ण जो चलते थे, जैसे और अनेक जातियाँ थी, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि एंशियन में आपने पढ़ा था। और ब्राह्मणों को वही सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था। इसके बाद समाज में क्षत्रियों का स्थान था दूसरे पे। वैश्य जानते हो जो बिजनेस वगैरह करते थे, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में थे। और शूद्रों की स्थिति में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, वैसे ही चल रहा था सब। पहले की ही तरह कृषि उत्पादन और शारीरिक श्रम से जुड़े काम करते थे शूद्र लोग। और मध्यकालीन बिहार में विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के रूप में पूजे जाते थे। मिथिला में शक्ति की पूजा विशेष रूप से की जाती थी, माता पार्वती की। और यहाँ के बड़े संतों एवं उपासकों में देवादित्य मंडन मिश्र, गंगेश उपाध्याय एवं अन्य तांत्रिकों की चर्चा मिलती है। 3 नाम है जो कि तांत्रिक टाइप के थे, इनका चर्चा मिलती है, देवादित्य मंडन मिश्र, गंगेश उपाध्याय और अन्य तांत्रिक, ठीक है। और वहीं बिहार में शैव धर्म भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। शैव धर्म से संबंधित मुख्य धार्मिक केंद्र क्या है? बैद्यनाथ, बैकटपुर जो कि पटना में है, बोधगया मठ जो गया में है, हाजीपुर समस्तीपुर में, ये सब कुछ प्रमुख शैव धर्म के या शैव मंदिर हैं। उत्तर बिहार में शैव धर्म के अनुयायी सर्वाधिक संख्या में थे। कहाँ पे? उत्तर बिहार में ज़्यादा शिव भक्त थे। और सोनपुर का जो हरिहरनाथ मंदिर है वो विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा का विशाल नमूना है। मध्यकालीन बिहार में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा मध्यकालीन बिहार में चलती थी और मालिक या स्वामी जब चाहता था दासों की खरीद बिक्री कर सकता था। और वहीं विद्यापति की रचनाओं में दास प्रथा के प्रचलन का हमें प्रमाण भी मिलता है। और विद्यापति की जो कीर्ति लता से पता चलता है हमें, विद्यापति की कीर्ति लता पुस्तक है, कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदुओं की दशा बड़ी दयनीय थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अब इन्वेडर्स आ चुके हैं, तैमूर लंग भी आ चुका है और गौरी और ये सब आक्रमण कर चुके हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकालीन बिहार की सामाजिक दशा अत्यंत ही दयनीय थी, है ना। तो क्यों? क्योंकि अब इन्वेडर्स कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं, तो वो मंदिरों को, हिंदुओं को, इन सब पे कर लगाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो आसान है काफ़ी ज़्यादा। आर्थिक स्थितियों पे गौर करते हैं अगर, तो मध्यकालीन बिहार में जो लोग पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित थे, सबसे ज़्यादा कृषि आधारित थी। और कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी थी, जो कि आज भी देखिए अब कृषि कई ज़्यादा मात्रा में होती है भारत में। और मध्यकाल में कृषि पद्धति संभवतः वर्तमान कृषि पद्धति जैसी थी। आज भी देखो ना, भारत में इतना ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है कृषि में, है ना। वही ट्रेडिशनल तरीके ही चल रहे हैं, एकदम अमेरिका तो बन नहीं गया ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी से। प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उपयोग की सभी वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर उत्पादन होना, क्योंकि जो भी चाहिए वो सभी वहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है। और खाद्य फसल के रूप में कृषक क्या उगाते थे? धान है, दलहन है, तिलहन है,
धान, दलहन, तिलहन, जौ, बाजरा, ईख, कपास, गेहूँ ये सब फसल उगाते थे। तंबाकू और अफीम की खेती भी की जाती थी, आपको पता होगा ये भी खेती करी जाएगी, जिसका उपयोग औषधि और मादक द्रव्य के रूप में किया जाता था, तंबाकू और अफीम की खेती। और तंबाकू तो आपको पता होगा पोर्तुगीज़ लाए थे भारत में। अब इसके अतिरिक्त इस काल में चीनी है, तेल है, सुगंधित तेल है, इत्र है, ये भी बनाए जाते थे। इनका निर्यात भी किया जाता था। और मध्यकाल के उत्तरार्ध में जमींदारों, जागीरदारों और बिचौलियों का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ था, जमींदार, जागीरदार, बिचौलिए। अब जिसके कारण जो कृषकों की स्थिति है वो ज़्यादा जर्जर हो गई, क्योंकि ये भैया थोड़ा सा बाई चांस मान लीजिए फसल खराब हुई तो इन्होंने क्या करा, लोन दिया, एक तरह से कर्जा दिए। अब वो कर्जा ना चुकाने पे इतना ज़्यादा ब्याज लगाते थे, वो बेचारे चुका नहीं पाते थे और ये ज़मीन हड़प लेते थे, किसानों की खेती ले लेते, तो काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे। सामंतवादी व्यवस्था में अधिक मात्रा में लगान वसूली का कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे किसानों के साथ साथ कृषि की प्रकृति पर भी बुरा असर पड़ा ये सामंतवादी व्यवस्था के कारण। और सामंतवादी व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया और उन्हें भूमिहीन भी बना दिया। मध्यकालीन बिहार में अगर देखें तो अनेक प्रकार के उद्योग भी विकसित थे। वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है, चीनी उद्योग है, गव्य उद्योग, चर्म उद्योग, काष्ठ एवं हस्तशिल्प उद्योग, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्योग थे। और तिरहुत का जो क्षेत्र है वो गव्य उद्योग के लिए ज़्यादा विकसित। ठीक है, गव्य उद्योग मतलब वही जो दूध गाय से बनेगा, घी बनेगा, ये सब गाय से रिलेटेड चीज़ है। मिथिला का जो क्षेत्र है, मिथिला का क्षेत्र जो है वो कपड़ा बाजार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध था, मिथिला का क्षेत्र। और इस काल की जो पुस्तक है वो कौन थी, वर्ण रत्नाकार। कौन सी, वर्ण रत्नाकार में 30 तरह के कपड़ों का उल्लेख मिलता है, जो कि मिथिला में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित बाजार था। और रेशम के कीड़े जो हैं बंगाल में पाए जाते हैं, आपको पता है, किंतु रेशम वस्त्र का निर्माण बिहार में तब भी होता था। ठीक है, उसकी बात करें अगर, इसके अतिरिक्त अनेक लघु एवं कुटीर उद्योग भी मध्यकालीन बिहार में चलते थे। तो कहने का मतलब है बहुत इन शॉर्ट ये समझा आपने कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता था और वस्त्र उद्योग और भी तरह के जो उद्योग होते थे जो चलते थे। नए जमींदार, जागीरदार, बिचौलिए हुए जो काफ़ी शोषण करने लगे, जिसकी वजह से कृषि पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। रेशम उद्योग भी चलता था यहाँ बिहार में। ठीक है, अब बिहार में सूफीवाद देखते हैं कि कैसे सूफीवाद बिहार में बढ़ा। वही मध्यकालीन बिहार में जो सांस्कृतिक विकास का क्रम है वो बना रहता है और एक समन्वित परंपरा विकसित होती है, जिसमें सूफी संतों की देन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। बिहार के जो आरंभिक सूफियों में 12वीं शताब्दी में मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फ़की प्रमुख है। कौन है, इमाम ताज फ़की। और वहीं 13वीं शताब्दी में बहुत सारे सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय होंगे। इनमें से जैसे एक है चिश्ती, कादरी, सुरहावर्दी, फिरदौसी है, नक्शबंदी है, ये सब प्रमुख कुछ सिलसिले बिहार में सूफ़ी के चालू होते हैं। बिहार में सबसे अधिक चिश्ती और सुहरावादी संप्रदाय के सूफी संतों ने समन्वित संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया है। अब इन संप्रदायों में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय फिरदौसी रहता है। कौन रहता है, फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के संतों में सबसे प्रमुख स्थान कौन लेता है, मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। कौन, मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी, ये नाम याद रखिएगा। अब इनका जन्म 1263 ईस्वी में होता है और इनके पिता का नाम क्या होता है, मखदूम याहिया मनेरी। क्या होता है, मखदूम याहिया मनेरी। आज भी इनकी दरगाह मनेर में बड़ी हुई है, बड़ी दरगाह के नाम से बनी हुई है, मतलब मनेर में। और उन्होंने दुनिया के जो लोगों की सत्ता को स्वीकार करने के बजाय, दुनिया के लोगों की सत्ता को स्वीकार करने के बजाय ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने और उससे प्रेम करने पर बल दिया। ठीक है, कि ये नहीं कोई राजा है, मुगल्स है, ये सब नहीं। अब इनकी मृत्यु 1381 ईस्वी में होती है और बिहार में फिरदौसियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया है। उन्होंने धार्मिक परिवर्तन का समर्थन नहीं किया, फिर भी उनके विचारों से प्रभावित होकर हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। मतलब ज़बरदस्ती नहीं, फिर भी कई हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार करा इनसे प्रेरित होकर। और मखदूम सरफुद्दीन के पिता मखदूम याहिया मनेरी का जो मकबरा है वो बारी दरगाह के नाम से जाना जाता है, बारी दरगाह। फिरदौसी सिलसिले के कुछ अन्य प्रमुख संत कौन है, जैसे अहमद चिरमपोश। इनकी दरगाह बिहार शरीफ के नज़दीक अंबई में बनी है। कहाँ पे, अंबई में बनी है, बिहार शरीफ के पास। वे आध्यात्मिक गुरु शेख अलाउद्दीन चिरमपोश जो थे उनके शिष्य थे। किसके, गुरु शेख अलाउद्दीन चिरमपोश के। और बिहार के प्रमुख शोरावादी सिलसिले की अगर बात करें तो दो प्रमुख उपशाखाएँ भी थीं इनकी, एक फिरदौसिया और दूसरी सत्तारिया सिलसिले। ठीक है, फिरदौसिया और सत्तारिया सिलसिला दो थी। सत्तारिया जो संप्रदाय, इसकी शुरुआत अब्दुल सत्तार ने बिहार में की थी, अब्दुल सत्तार ने। और बिहार प्रांत में कादरी एवं नक्शबंदी संप्रदाय का भी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ है, कादरी और नक्शबंदी संप्रदाय का। और वहीं सूफी सिलसिले का कदरिया संप्रदाय बिहार में अपेक्षाकृत बाद में आता है, सूफी सिलसिला। अली शेर की अगर बात करें, अली शेर कदरिया संप्रदाय के बिहार में पहले संत थे, अली शेर। अब उन्हें औरंगाबाद के कुटुंबा में दफनाया गया है, अली शेर को। और कादरी सिलसिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रभावी संत कौन थे, मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाब। ठीक है, मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाब। उनका जन्म जो है बिहार शरीफ के निकट पटना गांव में होता है इनका।
और उन्होंने पटना सिटी के मितन घाट, कौन सा, पटना के मितन घाट मोहल्ले में मीर तकी मस्जिद का निर्माण कराया, मीर ताकी। अब नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत सहकाले का जो मकबरा है वो पटना के पश्चिम दरवाजे में स्थित है। और औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत बिहार शरीफ निवासी मुल्ला मोहन का शिष्य था औरंगजेब। और चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत शेख फतेह एवं शेख बुरहान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिहार आया था। किसके, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यकालीन बिहार की स्थापत्य कला की। मध्यकाल में बिहार में प्रायः दिल्ली सल्तनत, शर्की, लोदी, शुर और मुगल शासकों के अधीन रहा। ये आपने देखा कैसे कैसे सत्ता बदली है ना, दिल्ली सल्तनत आए थे, मतलब स्लेव खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, फिर बाबर, अकबर, हुमायूं, सब चलता रहता है। इसलिए बिहार की जो वास्तुकला है इन राजवंशों का प्रभाव बहुत साफ इस पर दिखाई दे सकता है। दिल्ली सल्तनत की जो शाही शैली का सुंदर नमूना है 1353 ईस्वी में निर्मित बिहार शरीफ के जो मलिक इब्राहिम का मकबरा है उसमें दिखता है। और इस शैली की जो अन्य इमारतों में बिहार शरीफ के ही हजरत मोहम्मद सिबस्तानी का मकबरा, मलिक बयां का मकबरा और पटना में स्थित सांगी मस्जिद जो है, ये कुछ प्रमुख इमारतें हैं वहाँ की। बिहार में 15वीं शताब्दी में वास्तुकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का प्रभाव रहा है। किसका, बंगाल शैली का। और जो शर्की शासन के अंतर्गत अगर देखें तो बंगाल शैली का जो विकास है वो अधिक हुआ है शर्की शासन के अंतर्गत। और इसी शैली की प्रमुख इमारत जो है वो मुंगेर स्थित शाह नफ़ी का मकबरा भी है, शाह नफ़ी का मकबरा। ठीक है, अब जो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है ना, ये सुर शैली और अफगान शैली का बहुत अच्छा एक नमूना है, क्योंकि 1545 में ये मकबरा जो है अष्टकोणी मकबरों का अंतिम श्रृंखला में माना जाता है कि अंतिम है ये अष्टकोणी मकबरा। हिंदू और मुस्लिमों की स्थापत्य का सम्मिश्रण भी यहाँ देखने को मिलता है। पर्सी ब्राउन और कनिंगम ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करी है। शेर शाह द्वारा बिहार के रोहतास में किले का निर्माण करवाया गया था, रोहतास में। और यह जिला जो है, यह जिला कैमूर पर्वत श्रेणी पर डेहरी से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। शेरशाह द्वारा बिहार के जो रोहतक में किला बनवाया था, ये किला कर लीजिए, किला कहाँ पे है, किला कैमूर पर्वत श्रेणी पे है। ये कहाँ है, कैमूर पर्वत श्रेणी पे। और रोहतासगढ़ किले के अंदर गणेश मंदिर, हाथी दरवाज़ा, हैंगिंग हाउस, हाथिया पोल वगैरह, आईना महल, हब्स खान का मकबरा, जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब कई चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं दोस्तों। ठीक है, पूर्व मुगल काल शैली के अंतर्गत अगर देखें तो अकबर और जहांगीर के शासन में बिहार की इमारतें बनी हैं बहुत सारी। अकबरकालीन बने दो स्थापत्य के नमूने, एक तो रोहतासगढ़ के इवाज़ खान की मस्जिद एवं शाकी सुल्तान का मकबरा प्रमुख है इनमें से। और वहीं जहांगीर के काल में बनी इमारतों में मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा प्रमुख है, मखदूम शाह दौलत, जिसे छोटी दरगाह भी कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण 1617 ईस्वी में लाल पत्थर से हुआ है। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना जो है आपको वो कहाँ देखने को मिलेगी, फुलवारी शरीफ की सांगी मस्जिद में भी देखने को मिलेगी। और वहीं उत्तर मुगल कला जो शैली है उसके अंतर्गत भागलपुर के नज़दीक चंपानगर में अवस्थित मखदूम साहब का मकबरा प्रमुख है इसमें। अब इस शैली की और अन्य संरचनाएं आपको कहाँ देखने को मिल सकती हैं, हाजीपुर की जामा मस्जिद, भागलपुर की मीर साहब का टोला मस्जिद है, पटना की शेरशाह मस्जिद है और पटना के मदरसा घाट की मदरसा मस्जिद है। और आपका मुनरोदौला का मकबरा, ये सब कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एक दो भी दे दोगे तो काम बन जाएगा आपका। और वहीं मध्यकालीन बिहार में कलात्मक हिंदू मंदिरों के निर्माण भी अनेक स्थलों पर किए गए हैं। और पटना के समीप वैकुंठपुर का जो शिव मंदिर है, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी, अपने अलंकृत गर्भगृह दीवारों पर बने लघु चित्र के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। और वहीं रोहतासगढ़ की बात करें, वहाँ पे जो हरीशचंद्र मंदिर है, इसका निर्माण राजा मान सिंह ने ही करवाया था और इस काल का ये एक प्रमुख गणेश मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, अब यूरोपीय व्यापारी जब आएंगे तो वो भी भैया कुछ अपने अवशेष छोड़ेंगे, तो उनकी भी स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखेगा। हॉलैंड शैली से प्रभावित समाहरणालय और पटना कॉलेज के कुछ भवन है जहाँ पे आपको इसके कुछ लक्षण दिखते हैं ना, मतलब ये शैली आपको नज़र आती है। राजभवन है, मुख्य सचिवालय है, उच्च न्यायालय, इन सब की इमारतों में यूरोपीय शैलियों का साफ साफ प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं कुछ क्रोनोलॉजी जो आपको समय याद रखना है। जैसे पाल वंश का शासनकाल कब तक रहा, 750 से 1175। फिर 750 से 770 के बीच में कौन रहेगा। अब 750 से 770 में पाल वंश के जो संस्थापक हैं, गोपाल का शासनकाल है, उदंदीपुर बिहार की स्थापना करेंगे। 70 से 810 में फिर धर्मपाल का शासनकाल आएगा, विक्रमशिला बिहार की स्थापना होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल करते हैं। 810 से 855 में देवपाल का शासन रहेगा और पालकालीन संस्कृति प्रकृति का काल रहेगा। फिर 858 से 912 तक नारायणपाल का शासनकाल रहता है और 912 से 936 तक राजपाल है उसका शासनकाल रहता है। क्या क्रोनोलॉजी है,
पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है, फिर धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, राजपाल। और फिर 1095 से 1197 में सेन वंश का बिहार में शासनकाल हो जाएगा और बौद्ध धर्म का शासनकाल भी होगा, मतलब बौद्ध धर्म का जो होगा काफ़ी नुकसान होगा। 1097 से 1098 में मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का अभ्युदय होता है और 1180 में इमाम ताज फ़की का मनेर में आगमन होता है। किसका? इमाम ताज फ़की का। मध्यकाल में अगर देखा जाए दोस्तों, मध्यकाल में क्या सीन है? 1197 से 1198 में बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना और अंतिम शासक जो होगा, अंतिम पाल शासक इंद्रधनुपाल पराजित करा जाएगा। मतलब इंद्रधनुपाल को पराजित करेगा बख्तियार खिलजी। अब यही नालंदा को भी नष्ट करता है, तो ये पूछ सकता है इस बार, क्योंकि नालंदा का वापस से देखा आपने इनॉग्रेशन हुआ है। फिर 1203 से 4 में बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण वटी जो है लखनौती पर अधिकार, लक्ष्मण सेन पराजित होगा और बंगाल में तुर्क सत्ता का विस्तार होगा और बख्तियार खिलजी का कामरूप अभियान भी चलेगा। 1290 से 1381 में बिहार के जो सुप्रसिद्ध सूफी संत हैं मखदूम सैफुद्दीन मनेरी, इनका जीवन काल प्रारंभ होगा। और वहीं 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान, कर्नाट वंश का अंत होगा, बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय होगा और बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना भी होगी। वहीं 1359-60 ईस्वी में फिरोज शाह का जाजपुर जो कि उड़ीसा में है वो अभियान चलेगा। दक्षिण बिहार में झारखंड में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई होगी दोस्तों। 1504 में सिकंदर लोदी का फिर बिहार में आगमन हो जाता है। ये सब आपको समय याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपसे। और 1528 से 32 में बिहार में नुहानी अफगानों का उत्कर्ष होगा। और 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में बाबर द्वारा नुहानी सरदार पराजित भी होगा। और 1532 ईस्वी में देवरा जो है, जिसको दौरा भी बोलते हैं, देवरा की लड़ाई में हुमायूं द्वारा नुहानी सरदार पराजित होगा, हुमायूं हराएगा उसको। और 1536 में सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर खां द्वारा बंगाल का सुल्तान पराजित होगा, सूरजगढ़ा में। 1539 में फाइनली चौसा की लड़ाई में शेर शाह द्वारा हुमायूं पराजित होता है और अफगानों के पुनरुत्थान आरंभ हो जाते हैं। हुमायूं भाग जाता है फिर। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम जो है कन्नौज में है, उसकी लड़ाई में शेर शाह द्वारा हुमायूं फिर से पराजित होता है और शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और सूर्यवंश की स्थापना होती है। हुमायूं भाग जाता है। फिर 1540 से 55 सूर्यवंश का शासनकाल रहेगा। 40 से 45 में शेर शाह का शासनकाल रहता है। 1541 में प्रमुख घटना क्या है कि शेर शाह द्वारा पटना का फिर से निर्माण होता है और प्रांतीय राजधानी के रूप में इसका विकास भी करा जाता है। 1545 में सासाराम में शेर शाह का मकबरा बनता है। 1556 से 1576 तक बिहार में करारानी अफगानों का शासन रहता है। किसका? करारानी अफगानों का। और 1574-76 में बिहार पर अकबर का आक्रमण हो जाता है। दाऊद करारानी की हार होती है और बिहार पर मुगलों का शासन शुरू हो जाता है। और 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार सूबे का गठन होता है। 1585-1587 ईस्वी में अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, ईरानी यात्री मुल्ता तकिया बिहार में भ्रमण करने आते हैं। और वहीं 1608 ईस्वी में ईरानी यात्री जो है अब्दुल लतीफ़ की बिहार यात्रा होती है। अब्दुल लतीफ़ की बिहार यात्रा 1608 में, काफ़ी है तो आपको एक एक करके 5-5, 10-10 याद करो, डेली हो जाएगा। 1616 में मनेर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण होता है। और 1619 में वहीं ईरानी यात्री मोहम्मद शादिक का बिहार में आगमन होता है। किसका? मोहम्मद शादिक। 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज़ की बिहार के सूबेदार पद पर नियुक्ति होती है। और 1623 ईस्वी में शाहजहाँ का विद्रोह बिहार पर अधिकार का प्रयास होता है। 1623 में 1651 या 1651 ईस्वी में पटना में अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री है उसको व्यापारिक केंद्रों की तरह स्थापित किया जाता है। और 1666 ईस्वी में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी होता है। 1665 से 66 में फ्रांसीसी यात्री की बिहार यात्रा बर्नियर करता है, मतलब बर्नियर जो होता है फ्रांसीसी, वो बिहार की यात्रा करता है। 1670-71 में अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। और वहीं 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम बिहार का सूबेदार नियुक्त होता है और पटना का नाम अजीमाबाद पड़ जाता है। और फिर 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियार का पटना में राज्याभिषेक होता है। और 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। 1734 से 40 में अलीवर्दी खां बिहार में नायाब नवाब पद पर कार्यरत होता है। और 1740-48 में हैबत जंग बिहार में नायाब नवाब पद पर कार्यरत होता है। कौन? हैबत जंग, ठीक है। 1748 में बिहार में रूहेला अफगानों का विद्रोह होता है और हैबत जंग की हत्या हो जाती है। वहीं 1751 में बिहार पर मराठाओं का आक्रमण हो जाएगा। अब भैया 1757 प्लासी की लड़ाई हो जाएगी, पता होगा, जैसा आपको सिराजुद्दौला जो है उसका वध होगा। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनेगा और राजा राम नारायण सिंह बिहार में नायब नाजिब नियुक्त होते हैं। कौन? राम नारायण सिंह। 1759-60 में राजकुमार अली गौहर का
अंग्रेज़ों के विरुद्ध असफल अभियान चलेगा। उसके पश्चात अंग्रेज़ों के संरक्षण में पटना में उसका राज्याभिषेक होगा। और वहीं 1764 में बक्सर की लड़ाई हो जाएगी, अंग्रेज जीत जाएंगे। 1765 शाह आलम द्वितीय द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलेगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। और वहीं लगान वसूली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो जाएगा। अब यहाँ पे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिर 1769 यानी 1769 में बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति होगी। और 1770 ईस्वी में बिहार परिषद यानी बिहार की जो काउंसिल है उसका गठन होगा और ब्रिटिश शासन का विकास होगा। नोनिया समुदाय के विरोध का दमन होगा और बिहार और बंगाल में भीषण अकाल भी इसी समय पड़ेगा 1770 में। अब 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिहार में प्रांतीय समिति का गठन हो जाएगा। और 1781 में पटना और निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों के विद्रोह, प्रथम संथाल विद्रोह चालू हो जाएंगे। 1786 में पटना में जॉन ऑगस्टस द्वारा गोलघर का निर्माण हो जाएगा। और 1789-94 में तमाड़ विद्रोह हो गया। क्या होगा? तमाड़ विद्रोह। और 1793 ईस्वी में बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू हो जाएगा। 1809 से 1810 ईस्वी में ईरानी यात्री बहबानी का बिहार में भ्रमण होता है। और 1821 में बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ भी हो जाता है। 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह होता है। 1832-23 में क्या होगा? भूमिज विद्रोह हो जाएगा। और 1855-56 संथाल विद्रोह, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की लिस्टिंग है, आपको एक बार थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा बिहार का आधुनिक काल का भारत, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होगा बिहार का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।